शाम की हल्की धूप एक साधारण से घर की छोटी छोटी खिड़कियों से छनकर आ रही थी, जहां रोहन अपनी 5 साल की बेटी मायरा के साथ रहता था। माहौल में शांति थी, बस दूर से आती चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। रोहन एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें सूनी थीं और वह बाहर आंगन की ओर देख रहा था। उसके सामने प्रिया की तस्वीर रखी थी, उसकी पत्नी जो कभी उसकी पूरी दुनिया थी और अब बस एक याद बनकर रह गई थी। मायरा पास में ही खेल रही थी, लेकिन बीच बीच में वह मुड़कर अपने पिता को देख लेती। उसकी मासूम आंखों में एक उदासी थी। छोटी होने के बावजूद वह अपनी माँ की कमी और माँ के जाने के बाद अपने पिता की आंखों में आए बदलाव को महसूस कर सकती थी। पापा, मुझे भूख लगी है, मायरा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी, लेकिन रोहन को अपने ख्यालों से बाहर खींचने के लिए काफ़ी थी। वह अपनी बेटी की ओर मुड़ा, उसकी आंखें लाल थीं और उसने एक कमज़ोर सी मुस्कान देने की कोशिश की। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। रोहन उठा, लेकिन उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। पिछले कई हफ्तों से वह अपने दुख और पिता होने की जिम्मेदारी के बीच जूझ रहा था। पहले प्रिया ही परिवार का ख्याल रखती थी और अब सब कुछ उसके लिए बहुत भारी हो गया था। उसी शाम प्रिया की माँ सुनीता घर आईं। जैसे ही रोहन ने उन्हें देखा, वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया और उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। सुनीता अपने साथ एक टोकरी लाई थी, जिसमें ताज़ी सब्जियां और कुछ पहले से बने हुए व्यंजन थे। बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? तुम इतने दुबले क्यों हो गए हो? सुनीता ने मेज पर टोकरी रखते हुए चिंता से रोहन को देखकर कहा। मैं ठीक हूँ माँ, बस थोड़ी थकान है, रोहन ने सिर झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा। सुनीता ने घर के चारों ओर देखा, जहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था। मायरा की छोटी सी फ्रॉक कुर्सी पर पड़ी थी और सिंक में गंदे बर्तन जमा थे। उनकी आंखों में उदासी की एक झलक आई, लेकिन उन्होंने उसे जाहिर नहीं होने दिया। मायरा, नानी के पास आओ, सुनीता ने पुकारा और मायरा दौड़कर उनके गले लग गई। उसका चेहरा खिल उठा। नानी, क्या आप हमेशा हमारे साथ यहीं रहेंगी? अपनी नातिन की यह बात सुनकर सुनीता एक पल के लिए रुक गईं। उन्होंने रोहन की ओर दृढ़ निश्चय वाली नज़रों से देखा। बेटा, मैं यहीं रहने आ रही हूँ, कम से कम कुछ समय के लिए। तुम अकेले यह सब नहीं संभाल सकते। रोहन हैरान रह गया और उसने तुरंत मना किया। नहीं माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। आपको मेरे लिए अपना काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रिया की माँ हूँ और मायरा की नानी। अगर मैं अब अपनी नातिन के लिए कुछ नहीं करूँगी तो मेरी और क्या जिम्मेदारी है? सुनीता की आवाज़ में एक दृढ़ता थी और उनकी आंखों में ऐसी तेज़ी थी कि रोहन आगे कुछ नहीं कह सका। उस रात सुनीता अपना सामान लेकर रोहन के घर आ गई। जो घर पहले शांत और उदास था, वह अब उनके आने से अमकुंग हो गया। वह खाना पकाने और सफाई करने में व्यस्त हो गई। मायरा खुशी खुशी उनके पीछे घूमती रहती और कभी कभी स्कूल की बातें सुनाकर माहौल को हल्का कर देती। रोहन खाने की मेज पर बैठा अपनी सास को अपनी नातिन की देखभाल करते हुए देख रहा था और उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उठा। वह आभारी था, लेकिन थोड़ा असहज भी। सुनीता की मौजूदगी उसे प्रिया की और भी ज़्यादा याद दिला रही थी, क्योंकि वह बिल्कुल प्रिया जैसी थी। उनके चलने का तरीका, उनकी आवाज़ और जिस तरह से वह धीरे से मायरा के बालों को सहलाती थी। रोहन, खाना खा लो बेटा, मैंने तुम्हारी पसंदीदा दाल बनाई है जो प्रिया को बहुत पसंद थी। तुम्हें भी आदत होगी, सुनीता ने उसके सामने कटोरा रखते हुए कहा। उनकी आवाज़ कोमल थी, लेकिन उसमें एक हल्का सा दर्द भी था। जी माँ, धन्यवाद, रोहन ने जवाब दिया, लेकिन जब उसने एक चम्मच दाल पी तो उसका गला भर आया। वही स्वाद उसे उन दिनों की याद दिला रहा था, जब प्रिया घर में होती थी, हंसती, बोलती और घर को गुलजार रखती थी। रात में जब मायरा सो गई, रोहन बाहर आंगन में आ गया। दूर से आती रात की रानी की महक हवा में घुली हुई थी। वह सीढ़ियों पर बैठ गया और तारों से भरे आसमान को देखने लगा। उसका दिल भारी था। सुनीता 2 कप गर्म चाय लेकर बाहर आईं। उन्होंने एक कप रोहन के सामने रखा
और उसके बगल में बैठ गई। तुम अभी जवान हो बेटा, प्रिया का जाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, उन्होंने धीमी उदास आवाज़ में कहा। रोहन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। एक दिन मेरे पास सब कुछ था और अगले ही दिन मैंने सब कुछ खो दिया। मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या गलती हुई। किसी की गलती नहीं है रोहन। कभी कभी ज़िंदगी हमसे सबसे कीमती चीज़ें छीनकर हमारी परीक्षा लेती है, लेकिन हमें उन लोगों के लिए जीना पड़ता है जो हमारे साथ हैं। रोहन ने उनकी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में भावनाएं उमड़ रही थी। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ हैं। अगर आप ना होती तो मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या करता। ऐसा मत कहो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए, अपनी नातिन के लिए और प्रिया के लिए हूँ। अगर प्रिया जिंदा होती तो वह तुम्हें इस तरह जीते हुए नहीं देखना चाहती। तुम्हें अपने लिए और मायरा के लिए खड़ा होना होगा। चांद की रोशनी सुनीता के चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी आंखें कोमल लेकिन मजबूत लग रही थीं। उस पल रोहन को एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। वह सिर्फ उसकी सास नहीं थी, बल्कि एक ऐसी इंसान थी जो उसे उसके सबसे गहरे दर्द से बाहर निकाल रही थी। रोहन ने कुछ और नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में एक अलग सी भावना पनपने लगी थी, भले ही उसे अभी इसका एहसास नहीं हुआ था। आने वाले दिनों में सुनीता की मौजूदगी ने रोहन के परिवार को एक स्थिरता दी। मायरा ज़्यादा खुश रहने लगी और अक्सर अपनी नानी की गोद में हंसती खेलती रहती। रोहन भी धीरे धीरे अपने काम पर ध्यान देने लगा और परिवार की देखभाल करने लगा। लेकिन इस शांति के बीच उसके दिल में उठ रही अजीब भावनाएं और भी बढ़ने लगीं, जिससे वह परेशान हो गया। एक शाम रोहन काम से थोड़ा जल्दी घर आ गया। घर में घुसने से पहले उसने पीछे के आंगन से मायरा के हौंसने की आवाज़ सुनी। रोहन धीरे से बाहर गया और देखा कि सुनीता और मायरा सूखे पत्तों और टहनियों से खाना पकाने का खेल खेल रही हैं। तुम क्या बना रही हो? मायरा सुनीता ने प्यार भरी आवाज़ में पूछा। नानी, मैं आपकी तरह दाल बना रही हूँ, लेकिन मेरी वाली ज़्यादा अच्छी है, मायरा ने मासूमियत से हंसते हुए कहा और एक पत्ते का कटोरा उनकी ओर बढ़ाया। सुनीता ने चखने का नाटक किया और तारीफ़ की, वाह बहुत स्वादिष्ट है, मेरी बेटी बड़ी होकर एक बहुत अच्छी शेफ़ बनेगी। यह दृश्य देखकर रोहन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हुई, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उदासी भी। सुनीता की मौजूदगी ने न केवल प्रिया द्वारा छोड़े गए खालीपन को भरा था, बल्कि उसे यह भी एहसास कराया था कि उसके परिवार को उनकी कितनी ज़रूरत है। पापा आ गए। मायरा ने रोहन को देखकर चिल्लाया और दौड़कर उसके पैरों से लिपट गई। सुनीता मुड़ी और एक कोमल मुस्कान दी। तुम आज जल्दी आ गए, मैंने खाना बना दिया है, हाथ धोकर आ जाओ। रोहन ने सिर हिलाया। उसकी नज़रें सुनीता की आंखों से मिलीं और एक पल के लिए उसे अपने दिल में एक हल्की सी चुभन महसूस हुई, लेकिन वह तुरंत मुड़ गया, यह सोचकर कि यह सिर्फ उस महिला के प्रति आभार है जिसने उसे मुश्किल समय में सहारा दिया था। उस रात जब पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा था, मायरा स्कूल की बातें बता रही थी। रोहन अपनी सास को ध्यान से देख रहा था, जो मायरा की प्लेट में खाना डाल रही थी। उनकी आंखों में बहुत प्यार था। उसने अचानक सोचा, अगर प्रिया जिंदा होती तो शायद वह बिल्कुल अपनी माँ जैसी होती, लेकिन फिर वह चौंक गया और ऐसे विचारों के लिए खुद को कोसने लगा। रोहन, क्या हुआ? खाना खाओ। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? सुनीता ने चिंता से पूछा। नहीं माँ, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है, रोहन ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा और सिर झुकाकर खाने लगा। एक दिन रात में मायरा को अचानक तेज़ बुखार हो गया। रोहन घबरा गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सुनीता ने तुरंत गीले कपड़े, बुखार की दवा ली और अपनी नातिन की देखभाल करने लगी। रोहन, शांत रहो और मुझे दवा दो, मैं संभाल लूँगी, सुनीता की आवाज़ में दृढ़ता थी।
रोहन उन्हें मायरा की देखभाल करते हुए देखता रहा। उसका दिल आभार से भरा हुआ था, लेकिन इसी पल उसे एहसास हुआ कि सुनीता की देखभाल उसे सिर्फ सुरक्षित महसूस नहीं कराती, बल्कि उसे एक बहुत अलग तरीके से प्रभावित भी करती है। जब मायरा का बुखार उतर गया और वह सो गई, रोहन बाहर आंगन में आया, जहां सुनीता एक पूरी रात जागने के बाद आराम कर रही थी। वह एक गिलास पानी लेकर आया और उनके बगल में बैठ गया। माँ, मुझे सच में नहीं पता कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। अगर आप ना होती तो मैं क्या करता। ऐसा मत कहो। मैं यह सब धन्यवाद के लिए नहीं करती। मैं ये अपनी नातिन और तुम्हारे लिए करती हूँ। अगर मैं तुम लोगों का ख्याल नहीं रखूंगी तो प्रिया की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रोहन ने सुनीता की ओर देखा। चांदनी में उनकी आंखें चमक रही थीं। उसे अपने सामने बैठी इस महिला में कुछ बहुत खास महसूस हुआ। उनकी ताकत, उनकी कोमलता और उनकी निस्वार्थ सेवा। माँ, अगर प्रिया जिंदा होती तो उसे आप जैसी माँ पर बहुत गर्व होता, रोहन ने कांपती आवाज़ में कहा। सुनीता मुस्कुराई। उनकी आंखों में दया थी। रोहन, मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी दर्द में हो, लेकिन याद रखना, ज़िंदगी हमें आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। तुम्हें अपने और मायरा के लिए अच्छी तरह से जीना होगा। रोहन ने सिर झुका लिया। उसका मन उलझन में था। वह नहीं जानता था कि अपने दिल में बढ़ती इन भावनाओं को कैसे नियंत्रित करे। एक ऐसी महिला के लिए भावनाएं जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे इस तरह महसूस कराएगा। एक दिन घर की सफाई करते समय सुनीता ने गलती से प्रिया का एक पुराना स्वेटर पहन लिया। रोहन लिविंग रूम में आया और उनकी पीठ देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसे लगा कि प्रिया वापस आ गई है, लेकिन जब सुनीता मुड़ी और उसे अपनी कोमल नज़रों से देखा तो रोहन भ्रमित हो गया। क्या हुआ रोहन? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे चिंता हो रही है। नहीं, कुछ नहीं माँ, मुझे बस प्रिया की याद आ गई, रोहन ने घबराकर कहा और जल्दी से मुड़ गया। लेकिन उस दिन के बाद रोहन की सुनीता को देखने की नज़र बदल गई। वह उनके हर छोटे छोटे हाव भाव पर ध्यान देने लगा। जिस तरह से वह मायरा की देखभाल करती थी, जिस तरह से वह उसके लिए चिंतित होती थी, और उनके हर शब्द में छिपी कोमलता। इन भावनाओं ने उसे परेशान कर दिया और वह यह नहीं समझ पा रहा था कि यह सिर्फ आभार है या वह सच में इस महिला के प्रति आकर्षित हो रहा है। उस रात रोहन बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। कमरे के कोने से आती पीली रोशनी दीवारों पर अजीब सी परछाइयाँ बना रही थी। वह छत को देखता रहा। उसका मन उलझन में था। सुनीता की छवि बार बार उसके दिमाग में आ रही थी। उनकी कोमल आंखें, उनकी ओबून मुस्कान और उनका कभी न थकने वाला समर्पण। रोहन ने अपना सिर हिलाया और खुद को कोसा, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? वह मेरी सास हैं। मैं प्रिया से हमेशा प्यार करता था। मुझे ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। रोहन ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका दिल अभी भी तेज़ी से धड़क रहा था। अगली सुबह सुनीता रोज़ से थोड़ा जल्दी उठी। उन्होंने रोहन और मायरा के लिए नाश्ता तैयार किया। मायरा की बीमारी के दौरान कई रातें जागने के बाद उनके चेहरे पर थोड़ी थकान थी। रोहन किचन में आया और उन्हें पीछे से देखा। किस्मत जैसे उसके साथ मजाक कर रही थी, क्योंकि उनका शरीर प्रिया से इतना मिलता जुलता था कि रोहन एक पल के लिए रुक गया। माँ, आप आराम कीजिए, मैं नाश्ता बना दूंगा, रोहन ने अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, मैं जल्दी बना लूँगी, तुम्हें नाश्ता करके काम पर भी जाना है। सुनीता ने मुड़कर उसे प्यार भरी नज़रों से देखा। रोहन पास आया और कटोरे निकालने में उनकी मदद करने लगा। गलती से उसका हाथ सुनीता के हाथ से छू गया। उस पल दोनों ही रुक गए। सुनीता ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उनकी आंखों में थोड़ी शर्मिंदगी थी। धन्यवाद बेटा, मैं खुद कर लूँगी। रोहन ने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन वह अजीब सा एहसास दिन भर उसके साथ रहा। शाम को जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि सुनीता मायरा को अक्षर सिखा रही हैं।
यह दृश्य देखकर उसके दिल में एक अमाप एहसास भर गया। मायरा हंस रही थी और सुनीता धीरे से उसके बालों को सहला रही थी। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। पापा आ गए। नानी मुझे पापा का नाम लिखना सिखा रही हैं, मायरा ने चिल्लाकर कागज़ दिखाते हुए कहा। रोहन ने अपनी बेटी की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट को देखा और उसका दिल भर आया। माँ, आप सच में बहुत अच्छी हैं। अगर आप न होती तो मैं मायरा की देखभाल कैसे करता। रोहन ने आभार भरी नज़रों से कहा। सुनीता मुस्कुराई और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। तुम्हें धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं है, यह मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन रोहन, तुम्हें भी मजबूत बनना सीखना होगा। मैं हमेशा यहाँ नहीं रहूँगी। उनकी यह बात सुनकर रोहन एक पल के लिए चौंक गया। सुनीता के जाने का ख्याल उसे अजीब तरह से बेचैन कर गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उन्हें देखता रहा। उसके दिल में एक ऐसी भावना उमड़ रही थी जिसे वह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों बाद सुनीता अलमारी साफ कर रही थी और उन्हें प्रिया का एक स्वेटर मिला जो उसे बहुत पसंद था। उन्होंने उसे उठाया और धीरे धीरे सहलाने लगी। उनकी आंखों में उदासी थी। रोहन कमरे में आया और यह देखकर उसका दिल बैठ गया। माँ, वह स्वेटर प्रिया का है, उसने कांपती आवाज़ में कहा। हाँ, मुझे प्रिया की बहुत याद आ रही है। मुझे लगता है तुम्हें भी आती होगी। वह चली गई है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि वह यहीं है इस घर में। सुनीता ने स्वेटर को कुर्सी पर रख दिया। उनकी आंखें यादों से भरी थीं। रोहन पास आया और उनके बगल में बैठ गया। मुझे भी उसकी बहुत याद आती है माँ, लेकिन मैं सिर्फ प्रिया को ही याद नहीं करता। मुझे लगता है कि आप ही वह इंसान हैं जिन्होंने मुझे इस सब से बाहर निकलने में मदद की है। सुनीता ने मुड़कर रोहन को देखा। उनकी आंखों में हैरानी और थोड़ी उलझन थी। रोहन, मैं हमेशा यहाँ तुम्हारे और नातिन के लिए हूँ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारी सास हूँ। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। मैं बहुत उलझन में हूँ, रोहन ने उनकी बात काटते हुए कहा। उसकी आंखों में ऐसी भावनाएं थीं जिन्हें वह शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। सुनीता चौंक गई, उनके हाथ कांपने लगे। वह उठी और खुद को शांत करने की कोशिश की। रोहन, मुझे लगता है कि तुम आभार और पारिवारिक स्नेह के बीच भ्रमित हो रहे हो। तुम्हें सब कुछ संतुलित करने के लिए समय चाहिए। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपको असहज नहीं करना चाहता। मैं बस अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। रोहन उठा। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। रोहन, तुम्हें आराम करना चाहिए। इन भावनाओं को खुद पर और मायरा पर हावी मत होने दो। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, सुनीता ने कहा और जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। रोहन को यादों से भरे कमरे में अकेला छोड़कर उस रात सुनीता बिस्तर पर लेटी रही। उनकी आंखें छत पर टिकी थीं। उनका दिल भी बेचैन था। भले ही वह इनकार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि वह भी कुछ अलग महसूस कर रही हैं। लेकिन वह इस बात को आगे नहीं बढ़ने दे सकती थी। उनके लिए परिवार, नैतिकता और अतीत ऐसी चीज़ें थीं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता था। वहीं रोहन अंधेरे में बैठा था। उसका दिल उलझन से भरा हुआ था। वह जानता था कि सुनीता के लिए उसकी भावनाएं गलत हैं, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वे धीरे धीरे बड़स्का वा दूली हने की को रही थीं और उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। उसने खुद से पूछा, मुझे अब क्या करना चाहिए? अगले कुछ दिनों में घर का माहौल अजीब हो गया। रोहन और सुनीता सामान्य व्यवहार करते रहे, लेकिन दोनों एक दूसरे से नज़रें मिलाने से बचते थे, जैसे उन्हें डर हो कि कोई भी बातचीत उन भावनाओं को फिर से जगा देगी जिन्हें वे दबाने की कोशिश कर रहे थे। मायरा अपनी मासूमियत में इस बदलाव को महसूस नहीं कर पाई और अपनी नानी के साथ खेलती रही, जिससे घर का माहौल कभी कभी सामान्य लगता था, लेकिन हमेशा एक खामोश तनाव बना रहता था। एक शाम रोहन काम से घर लौटा। वह गेट पर रुका और देखा कि सुनीता बगीचे में पौधों को पानी दे रही हैं। शाम की धूप उनके बालों पर पड़ रही थी।
और उनकी आंखें शांत और एकाग्र थीं। रोहन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके दिल में एक मीठा सा दर्द उठा। वह जानता था कि उसे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, लेकिन जितना वह इनकार करने की कोशिश करता भावनाएं उतनी ही मजबूत होती जाती। माँ, मैं मदद कर देता हूँ। रोहन आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ में हल्का सा कंपन था। सुनीता चौंक कर, मुड़ी, नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा काम हो गया है। रोहन और पास आया। उसकी आंखों में थोड़ी झिझक थी। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। सुनीता एक पल के लिए रुकी, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपनी घबराहट छिपा ली। ठीक है, अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। दोनों लिविंग रूम में एक दूसरे के सामने बैठ गए। इतनी शांति थी कि सिर्फ पंखे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रोहन ने सुनीता की ओर देखा। उसकी आंखों में हजारों भावनाएं थीं, जिन्हें वह व्यक्त नहीं कर पा रहा था। माँ, मैं जानता हूँ कि जो मैं कहने वाला हूँ उससे आपको शायद दुख पहुँचेगा, लेकिन अगर मैंने यह नहीं कहा तो मैं शायद सह नहीं पाऊँगा। रोहन, मैं समझती हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। हम एक परिवार हैं। मैं प्रिया की माँ हूँ और मायरा की नानी। तुम्हारी जो भावनाएं हैं, मुझे लगता है कि वे सिर्फ एक भ्रम है। सुनीता की आवाज़ धीमी हो गई, जैसे वह रोहन से ज़्यादा खुद को समझा रही हो। नहीं माँ, मैंने बहुत सोचा है। मैं आपको चोट नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता। मैं जानता हूँ कि आप भी कुछ महसूस करती हैं, है ना? सुनीता कांप गई। उनकी आंखें डगमगा गईं। रोहन, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे तुम्हारी और मायरा की परवाह नहीं है, लेकिन मेरा स्नेह एक माँ का अपने दामाद और अपने परिवार के लिए है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। माँ, मैंने भी यही सोचने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हर दिन आपको देखकर मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है जिसे मैं समझा नहीं सकता। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता। बस करो रोहन। सुनीता अचानक उठी। उनकी आवाज़ भावनाओं के कारण कांप रही थी। तुम्हें इसे और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं यहाँ प्रिया के लिए, अपनी नातिन के लिए हूँ। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। रोहन ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में दर्द भरा था। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप चली गई तो मेरा और मायरा का क्या होगा? सुनीता ने अपनी पीठ फेर ली, अपने आंसू छिपाने की कोशिश करते हुए। रोहन, मैं तुम्हारे सब कुछ खोने का कारण नहीं बन सकती। मैं कुछ समय के लिए जा रही हूँ। जब तुम शांत हो जाओगे तब हम बात कर सकते हैं। रोहन ने कुछ और नहीं कहा। वह बस वहीं बैठा रहा और सुनीता की परछाई को कमरे में ओझल होते देखता रहा। उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था और सुनीता भी महसूस कर रही थी कि उनका दिल टूट गया है। उस रात सुनीता ने अपना सामान पैक किया। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। प्रिया, परिवार और रोहन की कई बातें उनके दिमाग में घूम रही थीं। वह जानती थी कि उन्हें जाना होगा, लेकिन दिल की गहराई में वह यह भी मान रही थी कि रोहन और मायरा की मौजूदगी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है। जब वह एक छोटे सूटकेस के साथ कमरे से बाहर निकली तो रोहन दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा था। माँ, प्लीज़ मत जाइए, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको और परेशान नहीं करूँगा, बस आप रुक जाइए। मैं ऐसे रहूँगा जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं। सुनीता ने उसे देखा। आंसू उनके गालों पर बह रहे थे। रोहन, मुझे भी तुम और मायरा बहुत प्यारे हो, लेकिन अगर मैं यहाँ रही तो हम सब कुछ और उलझा देंगे। मुझे समय चाहिए और तुम्हें भी। रोहन ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी परछाई को दरवाजे से बाहर जाते हुए देखता रहा। उसने उनकी गाड़ी की आवाज़ दूर जाते हुए सुनी और उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। घर पहले से कहीं ज़्यादा खाली लग रहा था और वह जानता था कि उसकी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अगले कुछ दिनों तक रोहन ने सामान्य रूप से जीने की कोशिश की, लेकिन वह जानता था कि उसने कुछ बहुत ज़रूरी खो दिया है। मायरा अक्सर अपनी नानी के बारे में पूछती और हर बार रोहन उसे गले लगाकर बस इतना ही कह पाता कि वह जल्द ही वापस आ जाएंगी। एक दिन सफाई करते समय
रोहन को मेज पर सुनीता का लिखा एक पत्र मिला। उनकी सुंदर लिखावट देखकर उसका गला भर आया। रोहन, मुझे माफ़ कर देना कि मैं चली गई, लेकिन मुझे लगता है कि यह हम दोनों के लिए सबसे अच्छा तरीका है। तुम मायरा के लिए और अपने लिए अच्छी तरह से जीना। समय हमें संतुलन खोजने में मदद करेगा। मुझे तुम पर विश्वास है माँ। रोहन ने पत्र को पकड़ रखा था। उसका दिल भावनाओं से भरा था। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी गलती सुधारने के लिए सब कुछ करेगा और वैसा बेटा और दामाद बनेगा जैसा प्रिया और सुनीता चाहती थी। लेकिन दिल की गहराई में वह यह भी जानता था कि उसके दिल में जो भावनाएं हैं वे इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होंगी। सुनीता के जाने के बाद रोहन की ज़िंदगी पहले से ज़्यादा खाली हो गई। वह खुद को व्यस्त रखने के लिए काम में डूब गया ताकि वह अपनी भावनाओं के बारे में न सोचे। हालांकि हर बार जब वह घर आता और मायरा को अकेले खेलते देखता तो उसका दिल दुखता। मायरा अक्सर अपनी नानी के बारे में पूछती। उसकी गोल गोल मासूम आँखों में सवाल होते। पापा नानी इतनी देर से क्यों नहीं आई? क्या वह मुझसे नाराज़ हैं? रोहन अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरता और अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करता। नहीं बेटा, वह बस कुछ रिश्तेदारों से मिलने गई हैं। वह जल्द ही हमारे पास वापस आ जाएंगी। लेकिन यह कहते हुए उसे खुद भी नहीं पता था कि सुनीता वापस आएंगी या नहीं। एक शाम जब रोहन प्रिया के कमरे में सामान ठीक कर रहा था, उसे एक पुरानी डायरी मिली। यह वह डायरी थी जिसे प्रिया ने अपने आखिरी दिनों में लिखा था। टेबल लैंप की रोशनी में उसके शब्द उभर रहे थे। हर अक्षर प्यार से लिखा हुआ था। प्यारे रोहन, अगर मैं इस दुनिया में न रहूं तो तुम मेरी जगह माँ का ख्याल रखना। उन्होंने मुझे पालने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। तुम ही वह इंसान हो जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है। मुझे पता है कि तुम ये अच्छी तरह से करोगे। रोहन वहीं बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। प्रिया के शब्द एक चेतावनी की तरह थे, जिससे उसे लगा कि वह गलत रास्ते पर चला गया है। वह न केवल सुनीता की देखभाल करने में असफल रहा, बल्कि उसने अपनी भावनाओं से उन्हें चोट भी पहुंचाई। उसने अपनी गलती सुधारने का फैसला किया। रोहन ने सुनीता को एक पत्र लिखना शुरू किया। उसने सीधे फ़ोन करने या मिलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि इससे वे और असहज हो जाएंगी। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने अपनी भावनाओं को इतना आगे बढ़ने दिया कि आपको घर छोड़ना पड़ा। मैं जानता हूँ कि मेरे किए से आपको बहुत दुख हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि मैं हमेशा आपका सम्मान करता हूँ और ऐसा दोबारा कभी नहीं होने दूँगा। आप वह इंसान हैं जिन्हें प्रिया सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, और मैं आपको गर्व महसूस कराने के लिए हर संभव कोशिश करूँगा। मायरा आपको बहुत याद करती है और मैं भी। उम्मीद है कि एक दिन आप मुझे माफ़ कर देंगी और वापस आ जाएंगी। रोहन। पत्र भेज दिया, गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगले कुछ दिन रोहन ने चिंता और पछतावे में इंतज़ार किया। उसे नहीं पता था कि सुनीता ने पत्र पढ़ा है या नहीं, लेकिन वह इस उम्मीद के साथ जीता रहा कि वह वापस आ जाएंगी। एक दोपहर जब रोहन आंगन की सफाई कर रहा था, उसने अचानक एक जानी पहचानी गाड़ी की आवाज़ सुनी जो गेट पर रुकी। उसने सिर उठाया और देखा कि सुनीता खड़ी हैं। उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। उनका चेहरा पहले की तरह ही कोमल था, लेकिन आंखों में थोड़ी झिझक थी। माँ, रोहन ने कांपती आवाज़ में कहा। सुनीता धीरे से मुस्कुराई और आंगन में आ गई। मुझे मायरा ने फ़ोन किया था। कह रही थी कि उसे नानी की याद आ रही है और उसे मेरे हाथ की बनी दाल खानी है। मायरा घर के अंदर से दौड़ती हुई आई और अपनी नानी के गले लग गई। नानी, आप आ गई, मुझे आपकी बहुत याद आई। सुनीता ने अपनी नातिन को कसकर गले लगा लिया। आंसू उनके गालों पर बह रहे थे। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई मायरा। मायरा ने अपनी मासूम आँखों से उन्हें देखा। नानी, क्या आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी? मैं नहीं चाहती कि आप फिर कभी जाएं। सुनीता ने धीरे से उसके बालों को सहलाया। उनकी आंखों में प्यार भर आया। नानी, अब कहीं नहीं जाएंगी, मैं हमेशा यहीं रहूंगी।
तुम्हारे और तुम्हारे पापा के साथ रोहन चुपचाप अपनी सास और बेटी को देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उमड़ रहा था। वह जानता था कि वह अब अपनी सच्ची भावनाओं से नहीं भाग सकता। रोहन आगे बढ़ा और मायरा के बगल में घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें सुनीता को देख रही थीं, जिनमें झिझक और दृढ़ता दोनों थीं। माँ, मैं जानता हूँ कि आपने इस परिवार के लिए बहुत त्याग किया है। आपने अपनी थकान और समाज की परवाह किए बिना मायरा और मेरा ख्याल रखा। आप सिर्फ प्रिया की माँ नहीं हैं, बल्कि वह इंसान है जिसने मुझे मेरे सबसे बुरे दिनों से बाहर निकाला। मैं अब और नहीं छिपा सकता। मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ। सुनीता चौंककर रोहन को देखने लगी। उनकी आंखों में आंसू भर आए। रोहन, मुझे नहीं लगता कि यह सब आगे बढ़ना चाहिए। लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हमें बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। रोहन ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में पूरी सच्चाई थी। माँ, मैंने बहुत सोचा है। मैं पूरी ज़िंदगी पछतावे में नहीं जीना चाहता। आपने मुझे और मायरा को एक सच्चे परिवार का एहसास दिया है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं आपकी और इस रिश्ते की रक्षा करूँगा। प्लीज़ मुझ पर विश्वास कीजिए। मायरा ने अपने पापा को देखा, फिर अपनी नानी को। उसे पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने अपने छोटे छोटे हाथों से दोनों का हाथ पकड़ लिया। पापा नानी अब हमारे साथ रहेंगी, है ना? मैं चाहती हूँ कि पापा और नानी हमेशा मेरे साथ रहें। मायरा की बातों ने जैसे सुनीता के मन की सारी शंकाएं दूर कर दी। उन्होंने अपनी नातिन को देखा और फिर रोहन की ओर मुड़ी। उनकी आंखों में भावनाएं उमड़ रही थीं। रोहन, मुझे डर है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन अगर तुम इस रिश्ते की रक्षा करने के लिए तैयार हो तो मैं भी अब और नहीं भागूंगी। अगले कुछ दिनों में रोहन और सुनीता ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने का फैसला किया। शुरुआत में पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने कानाफूसी शुरू कर दी। आलोचना भरी बातें और शक भरी निगाहों ने सुनीता को असहज कर दिया, लेकिन रोहन हमेशा उनके साथ रहा। उनका हाथ कसकर पकड़े रहा और उन्हें हिम्मत देता रहा। एक पारिवारिक बैठक में रोहन ने रिश्तेदारों से साफ साफ बात करने का फैसला किया। वह खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ शांत लेकिन मजबूत थी। मैं जानता हूँ कि मेरे और सुनीता माँ के बारे में जो हुआ उसे स्वीकार करना कई लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब समझें कि यह कोई जल्दबाजी या गलती नहीं है। मैं सुनीता माँ से प्यार करता हूँ, इसलिए नहीं कि वह प्रिया की माँ है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इस परिवार के लिए किसी से भी ज़्यादा त्याग और प्यार किया है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उनकी रक्षा करूँगा और उन्हें खुश रखूँगा। सुनीता आगे आई। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उनकी आंखें दृढ़ थीं। मैं जानती हूँ कि ये आप सबके लिए आसान नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि सच्ची खुशी इसमें नहीं है कि दूसरे क्या सोचते हैं, बल्कि इसमें है कि हम अपने दिल की सुने। मैं बस आप सबसे हमें स्वीकार करने और अपना आशीर्वाद देने की उम्मीद करती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने कहा, अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो और एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो हमें तुम्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं है। खुशी तुम्हारी है, उसे थाम लो। धीरे धीरे बाकी लोगों ने भी सिर हिलाया। उनकी आंखों में कठोरता कम हो गई थी। एक खूबसूरत सुबह रोहन और सुनीता ने घर पर ही एक छोटी सी शादी की, जिसमें केवल करीबी लोग ही शामिल हुए। मायरा फूलों वाली लड़की बनी और खुशी खुशी आंगन में घूम रही थी। उसका चेहरा चमक रहा था। रोहन सुनीता के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में बहुत सम्मान था। माँ नहीं सुनीता, आज से आप सिर्फ प्रिया और मायरा की एक बेहतरीन माँ ही नहीं, बल्कि वह पत्नी भी हैं, जिन्हें मैं अपनी ज़िंदगी के आखिर तक संजोकर रखूँगा। सुनीता मुस्कुराई। उनकी आंखों में कोमलता और खुशी दोनों थी। धन्यवाद रोहन, मुझे आगे बढ़ने का विश्वास देने के लिए। आज से हम सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा भी हैं।
तालियों की गड़गड़ाहट मायरा की खिलखिलाहट के साथ मिल गई। शादी छोटी थी लेकिन बहुत सार्थक थी, जिसने एक नई शुरुआत का प्रतीक बनाया, जहां प्यार ने सभी बाधाओं और पूर्वाग्रहों को पार करके पूर्णता पाई। दामाद का अपनी सास से शादी करना, यह कहानी सिर्फ सामाजिक पूर्वाग्रहों पर काबू पाने की यात्रा नहीं है, बल्कि यह प्यार, त्याग और साहस के मूल्य की एक गहरी याद भी दिलाती है। भले ही इसकी शुरुआत दुख और मट-माट से हुई हो, इस छोटे से परिवार ने वहाँ रोशनी पाई जहाँ केवल अंधेरा दिखाई देता था। रोहन और सुनीता के बीच का रिश्ता सिर्फ एक दूसरे पर निर्भरता का नहीं था, बल्कि यह प्यार की उस ताकत का सबूत था जो हर बाधा को पार कर सकती है। यह कहानी हमें एहसास दिलाती है कि सच्ची खुशी हमेशा समाज द्वारा बनाए गए मानदंडों के दायरे में नहीं होती। खुशी तब होती है जब हम खुद के प्रति सच्चे रहते हैं और अपनी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण लोगों से प्यार करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। प्यार में कोई गलती नहीं होती जब तक कि वह ईमानदारी, सम्मान और एक साथ एक बेहतर भविष्य बनाने की इच्छा पर आधारित हो।